सभी को नमस्कार। बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर। तो हमने अब तक जाना था भारत के सामान्य परिचय के बारे में, और जिसके अंदर हमने देख लिया था कि भारत जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और उसका विश्व के अंदर क्या रुतबा है, कौन सी उसकी वैल्यू है। तो जिसके अंदर हमने देखा कि जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान बनता है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान बनता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और हमने आगे देखा था कि भारत की जो स्थिति है विश्व के अंदर कौन सी लोकेशन बनती है। यदि मैं यहाँ पे विश्व की बात करूँ कि पूरे विश्व के मानचित्र पर हमें भारत की स्थिति कौन सी मिलेगी, तो विश्व के मानचित्र पर स्थिति हमें ज्ञात होती है कौन सी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के बारे में। इसके बाद में हम जानेंगे आगे एशिया। एशिया के बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति कौन सी बनती है। तो तब हम कहते हैं दक्षिण एशिया। क्या कहेंगे हम इसे? दक्षिण एशिया कहेंगे कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। तो आज देखते हैं। और इसके अलावा हमने और क्या देखा था? हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी देखा। अक्षांशीय और हमने इसका देशांतरीय विस्तार भी देखा। देशांतरीय विस्तार क्लियर है? तो देशांतरीय विस्तार देखिए, अक्षांशीय विस्तार जैसे यहाँ से ये जो अक्षांश गुजर रहा है ये वाला, तो ये कौन सा है? ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इस भूमध्य रेखा से भारत जो है वो कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा की ओर है। और ऐसे ही हमारे पास में एक देशांतर यहाँ से गुजरता है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। तो ये 0 डिग्री देशांतर जो है वह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से होता हुआ जाता है। तो इस देशांतर का जो नाम था वो था ग्रीनविच रेखा। तो इस देशांतर के आधार पर भारत जो है वो कौन सी दिशा में आएगा? तो पूर्व दिशा के अंदर। ये एरिया जो है वो कौन सा रह जाएगा? पश्चिम दिशा रह जाएगी। इस भूमध्य की बात करें तो भूमध्य के आधार पर ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ। और ये वाली दिशा कौन सी है? साउथ। तो अब भारत का जो एरिया बन गया वो कौन सा बन गया? अभी वो आप देख पा रहे हैं कि भारत किस एरिया में बन जाता है कि इधर से पूर्व और इधर से उत्तर। तो भारत बन गया उत्तर पूर्व गोलार्ध। और ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा था कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति जो है वो किस प्रकार की है। तो वो हमने जाना था कि अब भूमध्य से भारत उत्तर में है। कितना उत्तर में है? 8 डिग्री से शुरुआत होती है। 8 डिग्री 4 मिनट इसकी नॉर्थ अक्षांश से शुरुआत होती है। तो इसे हमने पिछली क्लास के अंदर देख लिया था। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, पड़ोसी सीमाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि भारत कहाँ है? दक्षिण एशिया के अंदर स्थित है। दक्षिण एशिया में स्थित है। तो अब हम देखते हैं कि भारत का जो ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, यहाँ, और इस तरफ का ये वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर की ओर तो हमें एशिया महाद्वीपों में मिलेगा। सबसे बड़ा महाद्वीप जिसे कहते हैं एशिया महाद्वीप। तो फिर ऊपर तो एशिया से जुड़ा हुआ है, नीचे यह किससे जुड़ा हुआ है? तो नीचे है जलीय भाग। नीचे क्या है? जलीय भाग। तो उस जलीय भाग को क्या कहते हैं? हिंद महासागर। उसे क्या कहा जाता है अभी? हिंद महासागर कहते हैं। हिंद महासागर। अब जिस प्रकार से हिंद महासागर भारत के करीब आने के बाद में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इस तरफ जाना जाता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस ओर का जो ये सागर है इसे हम अरब सागर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये हुई बात इतनी। तो इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि उत्तर में जो एशिया महाद्वीप है वो महाद्वीप है, लेकिन वो यहाँ पर किस किस नाम से जाना जाता है। तो यदि हम उसकी चर्चा करेंगे तो वो कहलाएंगे भारत के सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश। कौन बनेंगे यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्योंकि स्थलीय सीमा पर यदि हमारी बाउंड्री यहाँ तक है तो इसके बाद कोई ना कोई देश शुरू हो जाएगा। और लेकिन जलीय बाउंड्री हमारी यहाँ पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इस जलीय बाउंड्री के बाद में कुछ देश आएगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि वो अगर कोई देश आएगा तो वो स्थलीय सीमा कहलाएगी, जलीय नहीं कहलाएगी। तो चलिए देखें, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि यहाँ पर है पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान। उसके बाद में देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा एरिया, ये टच करता है किसको? अफगानिस्तान को। यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। उसके बाद में देखें तो ऊपर में सबसे बड़ा जो देश है यहाँ पे एशिया का वो है कौन सा? भी चीन है। यहाँ पे चीन आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें भारत के कंधों पर तो इस तरफ हम देख पाएंगे यहाँ पे नेपाल है, नेपाल। और इस तरफ यहाँ पे जो है वो है भूटान। यहाँ पे कौन सा देश है? अभी भूटान देश है। इसके बाद में ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता है म्यांमार का। म्यांमार का ये म्यांमार देश है यहाँ पे।
और अब रह गया बिल्कुल भारत की गोद में। तो ये गोद में कौन है, तो यहाँ गोद में कहलाएगा बांग्लादेश। क्या कहलाएगा अभी, बांग्लादेश। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में देश आ जाते हैं। जैसे हम कुछ यूँ याद करते हैं कि बचपन में बुआ, ठीक है, बचपन में किसके पास गए, बुआ के पास में गए। तो बचपन में बुआ की याद आएगी तो आप इस सबको याद कर लेंगे, बचपन में बुआ। क्लियर है, ऐसे आपने याद रखना है। तो बचपन में आप देखेंगे तो ये जो हमने इनके नाम लिखे हैं ना, तो ध्यान रहे ये इनके नाम इनकी लंबाई के आधार पर लिखे गए हैं कि इनकी कितनी लंबी सीमा बनाने वाले देश हैं। बचपन में सबसे पहले बच जो ब आएगा, जो बांग्लादेश का आएगा, 4096 किलोमीटर इसकी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ में ये साझा करता है। बचपन, ठीक है, 4096 सीमा बनता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है चाइना की बाउंड्री। चाइना की बाउंड्री जो होती है वो हमारे पास में है लगभग 3588 किलोमीटर, ठीक है। हालांकि आज तक जो है इसके आंकड़े नहीं पूछे गए हैं, चाइना के आंकड़े नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि चाइना जो है वो विवादित एरिया है, इसीलिए इसके आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं। बांग्लादेश के आंकड़े बिल्कुल आ सकते हैं, बांग्लादेश का वो सीधा पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी लगती है भारत के साथ में, तो वो 4096 जो है वो फिक्स है यहाँ पे। बट चीन और पाकिस्तान के साथ में विवादास्पद होने की वजह से इनके आंकड़े बहुत ही कम आते हैं, रेयर चांस रहता है। 3310 किलोमीटर, कितनी लंबाई है, 3310 किलोमीटर किसकी है, पाकिस्तान की। तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा है, बांग्लादेश। दूसरी सीमा बनाने वाला चीन। तीसरे नंबर पर आ गया कौन सा, पाकिस्तान। चौथे नंबर पर बात करेंगे तो आएगा कौन सा, नेपाल। पांचवें नंबर पर कौन सा आएगा, म्यांमार। छठे नंबर पर कौन सा आएगा, भूटान। और सातवें नंबर पर कौन सा आएगा, अफगानिस्तान। क्लियर है, यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमारे पास में नाम आ चुके हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये हो गया। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर आती है। वैसे नेपाल की जो लंबाई है वो कितनी, 1751 किलोमीटर, 1751। भूटान की बात करें तो लगभग 697 किलोमीटर जो है भूटान की सीमा आती है। 1658 किलोमीटर जो है ये किसकी है, म्यांमार की है, 1658 किलोमीटर। अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर के समथिंग आती है, 102 किलोमीटर के समथिंग यहाँ पे इसका नाम आता है। यदि आप इन सब को मिला लेंगे तो ये बन जाएगी भारत की स्थलीय सीमा। क्या बन जाएगी, भारत की स्थलीय सीमा या फिर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो कितने देशों को स्पर्श करती है, तो वो 7 देशों को स्पर्श करती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि भारत की जो सीमाएँ हैं, भारत की जो सीमाएँ हैं वो कितने प्रकार की हैं। भारत की जो सीमाएँ हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो 2 प्रकार की सीमाएँ हैं भारत की। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीमाएँ। ठीक है, तो भारत की सीमाएं हैं, एक हमारे पास में है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और एक हमारे पास में जलीय सीमा भी। कौन सी है, जलीय सीमा है। स्थलीय सीमा को क्या कहा जाता है, स्थलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। और जलीय सीमा को क्या कहते हैं, तटीय सीमा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताऊं तो 15,200 किलोमीटर, ये भारत की मुख्य भूमि की हम बात करें 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर यहाँ पे लंबाई बनती है नीचे की तरफ। क्लियर। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ में है, तो 7 देशों के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कितने देशों के साथ में, 7 देशों के साथ में लगती है। उसके बाद में देखेंगे कि जो हमारी तटीय सीमा है, तो तटीय सीमा पर बेसिकली देखा जाए तो 2 देश आते हैं। 2 देशों के साथ में भारत अपनी तटीय सीमा को साझा करता है। परंतु इस प्रकार से यदि हम और भी काउंट करना चाहें तो साथ साथ में यहाँ पर भारत की जो तटीय सीमा है वो इधर से पाकिस्तान के साथ में भी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान और भारत दोनों की यहाँ पे तटीय सीमा आएगी। बांग्लादेश और भारत की सीमा आएगी, म्यांमार और भारत की सीमा आएगी। और ऐसे ही नीचे जब हम अंडमान निकोबार के बारे में देखेंगे तो अंडमान निकोबार के बाद में इंडोनेशिया की शुरुआत होती है, तो इसलिए यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ में भी भारत अपनी जलीय सीमा बनाता है। तो कुल मिलाकर के 5 जलीय देश ऐसे हैं जिनके साथ में भारत की जलीय सीमा बनती है, और 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ में भारत की स्थलीय सीमा बनती है। क्लियर है। उन 7 देशों को हमने देख लिया कि वो 7 देश कौन कौन से हैं और उनमें सबसे अधिक लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा देश है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो 15,200 किलोमीटर की यहाँ पर हमारे पास में सीमा होती है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अफगानिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है उस सीमा को डुरंड रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं भी, डुरंड रेखा कहते हैं। ये इसका नाम रखा गया था जब इसकी शुरुआत की गई, तो यहाँ पे आएगा डुरंड रेखा। तो ये होगी हमारे पास में डुरंड रेखा।
फिर हम देखेंगे कि दूसरी हमारे पास में 1914 के अंदर लगभग बनी थी जो, वो थी हमारे पास में भारत और चीन की मैक-मोहन रेखा। कौन सी? मैक-मोहन रेखा। तो मैक-मोहन रेखा का नाम आए तो ध्यान रखना भारत और चीन के बीच में है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में आप जानते हैं कौन सी है भी? रेड क्लिफ रेखा का नाम आता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ में के बीच में बनी हुई है, जिसका बनाने का जो समय है 1947 है, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय की बात है। क्लियर? उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि यदि आपसे पूछा जाए कि 100 बीघा गलियारा भी, ठीक है, 100 बीघा गलियारा कहाँ पर स्थित है? 100 बीघा गलियारा, तो ये 100 बीघा गलियारा जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। और यहाँ पर एक संशोधन भी हो चुका है, संविधान के अंदर एक संशोधन के तहत यहाँ पर सीमा का विस्तार किया गया है। उसके बाद देखेंगे कि म्यांमार की यदि हम बात करें तो म्यांमार और भारत के बीच में यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अराकान पर्वत। यहाँ पे एक पर्वतमाला है जिसका नाम है भी अराकान पर्वत। तो इसे हम आगे फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जब हम इसके भौतिक बनावट को देखेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से हमारे पास में ये देश हो चुके हैं। और नीचे की यदि बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हो चुका है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आगे देखिएगा, एक बार यहाँ पर चलते हैं और अब हम देख पाएंगे यहाँ पर कि भारत की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। यहाँ पर अभी अपन चर्चा करते हैं, इस पर स्थिति को लेकर के जो इसकी सीमाएं हैं उनको लेकर के चर्चा करते हैं। बेसिकली क्या था कि यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पे टच करता है इतना, और अफगानिस्तान का एरिया जो है वो इतना ही था। ये अफगानिस्तान है यहाँ पे। तो अफगानिस्तान के साथ में भारत की सीमा जो है बहुत ही कम लगती है, सबसे कम सीमा बनाने वाला अफगानिस्तान ही है। परंतु क्या हुआ कि अब वर्तमान के अंदर 1948, जैसे 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो 1948 के अंदर पाकिस्तान की सेना ने कूच किया और इस प्रकार से ऐसे करते हुए उन्होंने इतना एरिया जो है वो भारत का अपने कब्जे में ले लिया, जो कि एक विवादित एरिया बनकर के रह गया। ठीक है, और ये 1948 से ही पाकिस्तान के कब्जे में है और इस क्षेत्र को POK कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है अभी? POK कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। POK इसे क्या कहते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। ये कश्मीर का वह एरिया है जो कि पाकिस्तान के अधिकृत है, जिसे POK के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों को अलग करने वाली जो सीमा है वो उसका नाम जो रखा गया, ध्यान रखिएगा, पहले तो ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है उस सीमा का जो नाम था वो क्या था अभी? रेड क्लिफ रेखा। इसका नाम जो था वो था रेड क्लिफ हमारे पास में। लेकिन ये रेड क्लिफ से भी आगे बढ़ चुके हैं, तो अब इसका जो नाम रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका है इसलिए यहाँ पे तारबंदी नहीं की जा सकती थी। इसलिए तारबंदी ना होने की वजह से उन्होंने यहाँ पर इसको कब्जा कर लिया। हालांकि बाकी हमने क्षेत्र पर क्या कर रखा है? तारबंदी कर रखी है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि इस पाकिस्तान का जो ये क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे में, इसे दूसरे भारत से अलग करने वाली जो रेखा है उसे कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं इसे? लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित एरिया को अलग करती है, और वो विवादित एरिया जो है वो कौन सा है? POK है। उस POK को लेकर के जो है पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक भी जा चुका है कि मांग करता है कि जो जम्मू कश्मीर है वह क्षेत्र उसको दे दिया जाए। तो इसकी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। तो आगे देखिए जरा, एक क्षेत्र आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो एरिया है ये अब चाइना ने चाइना ने कब्जा कर रखा है। इस एरिया पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो जो क्षेत्र चाइना ने कब्जाया है उसे कहते हैं ऑक्साई चीन। भी ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? ऑक्साई चीन कहते हैं। ऑक्साई चीन। ये प्रश्न बहुत बार जो है एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि ऑक्साई चीन, या फिर इस प्रकार से कि भारत का वह क्षेत्र जो कि चाइना ने अपने कब्जे में ले रखा है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्साई चीन कहते हैं। और फिर उसी प्रकार से जैसे आपने देखा कि POK को अलग करने वाली जो लाइन है उसे LOC कहते हैं, तो फिर चाइना को अलग करने वाली जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? LAC कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी। क्या कहते हैं अभी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे इसका नाम दिया गया है। क्लियर हुई इतनी बात? यहाँ पर दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है आपने, दो बातें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर जो है वो रियल में छोटा हो चुका है। और इसी प्रकार आपने देखा भी होगा कि भारतीय संविधान यानी संसद की जब 500 टोटल 552 सीटें हैं, टोटल 552 सीटें हैं, लेकिन फिर भी टोटल जो इलेक्शन होते हैं वो 543 सीटों पर इलेक्शन होते हैं। 543 प्लस 2 ये आंग्ल भारतीय थे। यहाँ पर भी अगर मैं बताऊँ तो आंग्ल भारतीय थे ये वाले। तो इसका मतलब कितनी सीटें कम पड़ रही हैं? 7 सीटें ऐसी हैं जो POK के अंडर में आती हैं।
पीओके वाले क्षेत्र के लिए रिजर्व करके रखी गई जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 7 सीटें हैं, वो आपने ध्यान रखना है। उन 7 सीटों पर आज तक चुनाव नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर कभी चुनाव के बारे में वो शांति प्रिय क्षेत्र है ही नहीं, इसीलिए। तो इतनी बात ये संविधान से जुड़ी हुई है, इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ये पीओके जो क्षेत्र है ये 1948 से पाकिस्तान के कब्जे में है, और जो ये अक्साई चीन है ये 1962 की जो जंग हुई थी 1962 से चीन के कब्जे में है। ये 1962 से कब्जे में और ये 1948 में कब्जे में है। क्लियर, यहाँ तक की बात हुई। अब आगे चलिए। तो पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से मांग करता रहता है जम्मू कश्मीर की, इसलिए भारत ने जो है एक आइडिया लगाया, भारत ने कुछ अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई। और पहले तो जम्मू कश्मीर जो है वो पहले एक राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य, और इस जम्मू कश्मीर राज्य का एक अलग से संविधान दिया गया था। जब इस यहाँ के जो राजा थे, यहाँ का राजा था हरि सिंह, जो यहाँ का राजा था वो था हरि सिंह। तो हरि सिंह जो राजा था ना, वो भारत के साथ में यानी कि जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ है उस समय जो माउंट बेटन था जिसने योजना रखी थी, उसने कहा था कि भी जो भी क्षेत्र स्वतंत्र अपना देश बनाना चाहता है वो बना सकता है, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है वो उधर चला जाए, जो भारत में रहना चाहता है वो यहाँ पर रह जाए। तो इस प्रकार से भारत की जो 562 रियासतें थी उनमें से कुछ रियासतें जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, जैसे कि यहाँ पर जूनागढ़ हो गई और एक होगी हमारे पास यहाँ पे हैदराबाद, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो इनको तो बना लिया था। ऐसे ही जम्मू कश्मीर जो थी ये स्वतंत्र रहना चाहती थी, ये किसी के पास में भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हमें पता था कि जम्मू कश्मीर पर कभी ना कभी पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 1947 में, वैसे ही पाकिस्तान ने कूच कर दिया जम्मू कश्मीर की ओर। और जैसे ही हरि सिंह को पता चला कि भी पाकिस्तान मेरी तरफ आ रहा है अपनी आर्मी लेकर के, तो इसने फटाफट क्या किया, भी जल्दी से दिल्ली में संपर्क किया और उनको बोला कि मेरी रक्षा करो। तो बोले भी तो आपकी रक्षा तभी कर सकते हैं जब आप हम भारत का हिस्सा होंगे। तो ठीक है, अभी अब उसको हिस्सा बनाना पड़ा, लेकिन उसने कहा कि ठीक है मैं हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर कोई बाहर से आकर के यहाँ पर कब्जा नहीं कर सकता, यानी कोई आकर के यहाँ पे कहे कि भी यहाँ की लड़की के साथ में शादी की और अब ये हिस्सा जो है वो उसका हो जाएगा। तो ऐसे कुछ पाबंदियाँ थी जो उन्होंने लगा दी, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का एक अलग अलग संविधान होगा, और इस प्रकार से अनुच्छेद 370 को तैयार किया गया। अनुच्छेद 370 जो है इसे बनाया गया, इसके अंदर लिख दिया गया कि ठीक है अभी जम्मू कश्मीर की जो शर्तें हैं उसे हम मानते हैं, और ऊपर से हरि सिंह के साइन करवा लिए। और अब जहां तक वो पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी थी वहां तक उनको स्टॉप कर दिया गया, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उन पर जो है एक्शन लिया गया कि आप जहां पर हैं वहीं रुक जाइए, उससे आगे नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से ये जो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इतने एरिया तक पहुंच चुकी थी। इसी वजह से ये उसी समय से ही विवादास्पद है, और इसी को ही कहा जाता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं इसको। क्लियर है? तो इतनी बात आपके समझ आ गई होगी कि ये कब से पाकिस्तान के कब्जे में चल रहा है। आज तक हमने इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब से पाकिस्तान के पास में है जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा जो है एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में घुसने का प्रयास करता है इस एरिया को, कि वो कहता है कि यहाँ पर जो ये वाला जो क्षेत्र है वो भी मुझे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर पत्थरबाजी होती है। आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजियाँ होती हैं, अपने ही भारत के जवानों पर ही पत्थरबाजियाँ होती हैं। वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र कश्मीर का है, ये क्षेत्र। तो अब अगर मान लो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई यहाँ पर आता और यहाँ के लोगों से आके पूछता कि आप किस में जाना चाहते हो, और वो कह देते कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो उनकी वजह से पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ही पाकिस्तान में मिल जाता। इसीलिए भारत ने क्या चाल चली, उन्होंने धारा 370 हटाते हुए जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, भाई केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और केंद्र शासित प्रदेश बनाते ही अब इसका जो नेतृत्व था, जो कंट्रोल था, वो किसके पास चला गया? केंद्र के पास। पहले किसके पास में था? राज्य के पास में था। अब ये केंद्र के पास चला गया, तो केंद्र इस पर डायरेक्ट एक्शन लेती है। दूसरी बात उन्होंने क्या की, केंद्र सरकार ने यहाँ पर इसके 2 टुकड़े कर दिए इस प्रकार से, ये बना दिया जम्मू कश्मीर। अब इसका नाम रख दिया जम्मू कश्मीर, और इस एरिया का, बाकी सब एरिया का नाम रख दिया लद्दाख। बाकी का नाम क्या रख दिया? लद्दाख। अब जितने भी वो पत्थरबाजी वाले काम है वो अब किस में होते हैं? लद्दाख में होते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं होते। अब अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है और वो कहेगा कि जम्मू कश्मीर मुझे चाहिए, तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो अब जम्मू कश्मीर ये वाला एरिया है, अब यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे? हम भारत में मिलना चाहते हैं, अभी हम तो इधर ही संतुष्ट हैं, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने पक्ष के हैं। और अगर वो इनसे कहलाता है कि भी ये लोग हमारे साथ मिलना चाहते हैं, तो फिर इसका नाम क्या है? लद्दाख। उसे क्या करना पड़ेगा कि लद्दाख मुझे दिलाओ।
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक उसने क्या कहा था कि जम्मू कश्मीर मेरा है, जम्मू कश्मीर मुझे दिलाओ, और अब क्या कहेगा कि लद्दाख मुझे दिलाओ। तो मतलब इसका क्या हुआ कि वो खुद की बात पर ही मुकर रहा है, तो इस वजह से अब उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी बना करके जम्मू कश्मीर के को केंद्र शासित प्रदेश बना करके इसे अपने इसको यानी शांति प्रिय, शांति स्थापित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि जम्मू कश्मीर कैसे पीओके बना, कैसे जो है ऑक्साई चीन बना, और कैसे जाकर के आगे जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना, वो सारी बातें हमने यहाँ पर देखी है। केंद्र शासित प्रदेश जो बनता है 31 अक्टूबर से, इसका ध्यान रखना आपने, 31 अक्टूबर से अब इसका कार्यकाल शुरुआत हो जाती है। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से ये हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो पहले हमारे पास में राज्य थे 29 प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो क्या हुआ, जैसे ही जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाया गया, वैसे ही यहाँ पर क्या हो गए 28 राज्य हो गए, और उसके टुकड़े कर दिए गए 2, और जैसे ही 2 टुकड़े किए गए तो संख्या बन जानी चाहिए कितनी भी 9, लेकिन संख्या कितनी है 8 होने की वजह क्या है? वो वजह ये है कि यहाँ पर हमारे पास में एक दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया। तो इसीलिए 9 होने की बजाय 1 कम हो गया, यानी फिर से कितने हो गए 8 हो गए। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा कि पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर उनमें से राज्यों में से एक राज्य हटा दिया गया, तो राज्य रह गए हैं 28 में 2 केंद्र शासित जुड़ गए हैं, इधर 7 में 2 जुड़ेंगे तो 9 बनेंगे। लेकिन ये बात आपने अलग से ध्यान रखनी है, तो कौन सी भी, दमन व दीव को जोड़ दिया गया। अभी दमन व दीव को किसके साथ जोड़ दिया? दादरा नागर हवेली के साथ में जोड़ दिया गया है। क्लियर है? इस प्रकार से, और अब जाकर के हमारे पास में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। राज्यों की जो सारी का सारा मानचित्र है, मैप है, वो आपके सामने है, आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। राज्यों की पोजीशन को अच्छी तरीके से समझिए, उसे याद करके आइए। जितना आपके जल्दी मानचित्र याद होगा और मानचित्र बनाना सीखेंगे, उतना ही हम आगे की जो प्रक्रिया है वो आसानी से सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से यहाँ आज की क्लास में अपन इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।